या सो टुडे अभी तक अरुणिमा ने जो जो बताया पहले वो देख लेते हैं क्या था। अरुणिमा टोल्ड अबाउट एआई, उसकी डेफिनेशन, देन उसकी थोड़ी सी उसने वर्किंग या एप्लीकेशन वो भी उसने बता दी कि कैसे वो वर्कआउट कर रहा है, क्या है। एंड नाउ हम आगे देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। शी ऑल्सो टोल्ड नॉट ओनली दिस, शी टोल्ड दैट हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जो वेरियस प्रोग्राम्स चल रही हैं, देन वर्ल्ड के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और कैसे कैसे इसके साथ प्रोग्रेस हो रही है। तो लेट्स सी कि इंडिया के अंदर इसका क्या रेलेवेंस है और क्या स्कोप है इंडिया के। कमिंग अहेड, इंडिया के अंदर यहाँ पे स्कोप ऑफ एआई इन जुडिशरी इज डिस्कस्ड बाय लीगल रिपोर्ट ऑफ विधि सेंटर in Delhi. It is made in collaboration with, or you can say in assistance of, Justice S.A. Bobde. Justice S.A. Bobde has foreseen that AI will be the new future of judiciary because technology is inevitable in judiciary now. He said that judiciary is not an impossible dream now. He also said that the AI will not supplant a judge but supplement a judge. It means that AI will not take place of a judge but only will assist the judge. Before moving ahead, हम पहले ये जान लेते हैं कि AI का रफ आइडिया ले लें कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। AI सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है बाय वे ऑफ ड्यू डिलिजेंस इन मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मेकिंग ऑफ वेरियस अदर रिसर्चेज। कोई डिस्कवरी करनी है किसी टॉपिक पे, कोई डिस्कवर करना है टॉपिक, लेट्स से कि बहुत डीप रिसर्च चाहिए, तो वो सारा कुछ इससे होता है। नाउ ये एक प्रिडिक्शन टेक्नोलॉजी भी है, तो ये प्रिडिक्शन में भी यूज हो सकता है कि भी हाउ केस इज गोना फॉल, मतलब कि केस की आउटकम क्या रहेगी। लीगल एनालिसिस ये देंगे, लेट्स से कि एक केस है उसकी रिपोर्ट या वेरियस केसेस है उनकी टुगेदर एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है, तो वो सारा इसमें डिस्कस हो सकता है। दिस इज अनदर स्कोप। देन लीगल डायनेमिक्स या एनालिसिस कि ये सारी रिपोर्ट्स का एनालिसिस करके एक डाटा प्रेजेंट करना ताकि वो फर्दर किसी यूज में काम आ जाए। देन ऑटोमेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी एक फॉर्म ऑफ एआई है कि हाउ यू विल मेक द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक या कुछ फर्दर और प्रोसेसेस जिससे वो ऑटोमेटिक हो जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इसका बहुत रोल है। वाई? बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दो क्लेम्स होते हैं, एक होता है क्लेमेंट और दूसरा होता है वी कैन से जो ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो दोनों के क्लेम को मैच करना, डिटेल्स को मैच करना एंड देन एक कंक्लूजन निकालना कि किसका क्लेम वैलिड है, तो उस फील्ड में ये चीज यूज होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग। सेवरल अदर you can say firms are using this to make their digital payments, or you can say electronic billing. पहले हम now coming ahead, let's see कि how AI will work in judiciary. हमने पढ़ लिया कि AI क्या है, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम जुडिशरी में। हमने सारा कुछ पढ़ लिया, डीप लर्निंग पढ़ ली, मशीन लर्निंग पढ़ ली, AI पढ़ लिया। तो मैं थोड़ा सा फिर से बताऊंगा इसके अंदर कि डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग है कि जो कंप्यूटर है या यू कैन से AI है, उसको हम लर्निंग सिखाएं कि सीखना कैसे है। तो वो वाली जो कैपेसिटी डालनी है उसके अंदर बाय वे ऑफ वेरियस मेथड्स, उसको डीप लर्निंग कह देते हैं। एंड इसके अंदर हम विल सी कि हाउ टू लर्न फ्रॉम लीगल डाटा। जो लीगल डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इट कैन बी वेरियस यू कैन से बेयर एक्ट्स, इट कैन बी वेरियस लॉ रिपोर्ट्स, इट कैन बी वेरियस डिस्कशंस इन पार्लियामेंट। तो वो सारा एक डीप लर्निंग का प्रोसेस है। मशीन लर्निंग इज एडवांस्ड लेवल ऑफ डीप लर्निंग बिकॉज मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग होती ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लीगल, देयर इज लर्निंग थ्रू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स अब कैसे हम अप्लाई करेंगे, लेट्स से देयर आर जजमेंट्स, वेरियस जजमेंट्स, उनको हम फीड करेंगे, उनका एनालिसिस जो होगा उसके साथ जो स्टैटिस्टिक्स निकलेगा उसको एनालाइज करना। तो वो लीगल डाटा का एनालिसिस विल बी मशीन लर्निंग। तो मशीन विल लर्न फ्रॉम दिस, क्योंकि एआई जो है, एआई इज बेस्ड ऑन वेरियस कोड्स। कोड्स क्या होता है कि लेट्स से कि हम इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को हम कोड कह देते हैं कि हाउ द मशीन विल फंक्शन।
तो वो कोडिंग जो होती है उसके थ्रू ये मशीन लर्निंग इंटीग्रेट होती है, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस होगा लीगल डाटा का, इन कमिंग ईयर्स विल सी दिस। नाउ कमिंग अहेड कि एआई का क्या मतलब है। एआई के अंदर डीप लर्निंग तो है ही है, मशीन लर्निंग भी है, प्लस फर्दर और भी चीजें हैं। फर्दर क्या क्या चीजें हैं, लेट्स सी। मशीन लर्निंग है, एक न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क जैसे वी हैव इन आवर माइंड कि हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं जिसे हम कहते हैं, जो इकट्ठे जुड़ के वर्क करते हैं। तो सेम भी उसका जो नेटवर्क है लर्निंग का, मतलब उसके जो सर्किट्स हैं दिस एंड दैट, वो हार्डवेयर हो गया, और उसके जो इंटरनली उसके अंदर कोड्स हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे, जिससे उसकी प्रोसेसिंग हमारे जैसी हो जाएगी, ह्यूमन लाइक हो जाएगी। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इट कैन रिकॉग्नाइज स्पीच। स्पीच कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, वो लेट्स से माइक, उसके अंदर माइक है टू डिटेक्ट द स्पीच, और उसके अंदर लैंग्वेज के लिए एनएलपी यूज हो रहा है, ताकि वो स्टेटमेंट्स या जजमेंट्स जो भी हैं उनके ऊपर वर्क कर सके। देन वो देखेगा कैसे, कैमराज विल बी बिल्ट इन, कि वो कंप्यूटर विजन के थ्रू देखे। इसका एक एग्जांपल है कि वीडियो एविडेंस, एक चाइना के अंदर जो कोर्ट्स बनी थी, अभी एआई के अंदर चल रही हैं, दे आर प्रोवाइडिंग जस्टिस। और इट इज सेड कि अक्टूबर टू अगस्त इन 2019 दे डिस्पोज्ड ऑफ नियरली 3.1 मिलियन केसेस, विच वर ऑफ ऑब्वियसली बहुत सीरियस केसेस नहीं होते, वो पेटी केसेस भी नहीं होते, बट मीडियम लेवल ऑफ केसेस जिसके वो सोचते हैं कि यस दिस इज अ स्टैंडर्ड सेट एंड ये केसेस डिस्पोज ऑफ ऐसे हो सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने वीडियो एविडेंसेस भी लिए। टू ऐड अ फैक्ट टू दिस, it took 38 days for AI judge in China to dispose of a case from filing till its end, that is conclusion। और एक ट्रायल की जो हियरिंग होती है, इट वाज ऑन एन एवरेज ओनली 8 मिनट्स। तो दिस इज हाउ फास्ट एआई इज एक्चुअली। तो वो देख के वीडियो एविडेंसेस भी लेते थे, और सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही होता है उनका, एंड इट इज करंटली हैपनिंग, जो अरुणिमा ने अर्लियर डिस्कस भी किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि पैटर्न कैसे लर्न करेगा ये। पैटर्न लर्निंग रेसिडिविज्म जो एक्सप्लेन किया पहले, कि वी वेदर अ ऑफेंडर विल रिकमिट एन ऑफेंस, कि आगे वो क्या कर सकता है, उसके लिए वेरियस डाटा पॉइंट्स। आई बिलीव वहाँ पे 39 डाटा पॉइंट्स थे इन यूके एंड यूएसए टू स्टडी की वेदर अ पर्सन विल कमिट, जिसके अंदर वो ब्लैक्स को ज़्यादा मानते थे कि वो ज़्यादा कमिट करते हैं। However, उसके ऊपर केस चला है नाउ, या इट इज ऑन, मतलब डिसीजन आने वाला है, ठीक है। सो ऐसे एआई वर्क करेगा इन जुडिशरी, इन इंडियन जुडिशरी। अब आगे आते हैं, ये भी डिस्कस किया है, एएनआई इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। जैसे छोटे छोटे टास्क हैं, ऑटोमेशन करनी है रजिस्टर्स की, कोई उन्होंने प्रॉम्प्ट्स देने हैं, अलर्ट्स देने हैं, तो वो सारे इसके अंदर भेजे जाएंगे। या उन्होंने कंफर्मेशन देनी है कि आपकी फाइलिंग हैज़ बीन डन, या ऑब्जेक्शन देनी है फॉर फाइलिंग, वो सारे स्मॉल टास्क हैं, तो उसके लिए नैरो इंटेलिजेंस चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई इज फॉर बिगर टास्क। इसके अंदर एक एग्जांपल आ जाता है एआई जज का। क्यों? क्योंकि इट ऑलमोस्ट फंक्शंस लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके अंदर सारा कुछ इंटीग्रेट होता है, और वो अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। एआई इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इट इज द फ्यूचर ऑफ एआई। अभी तक ये इतना डेवलप नहीं हुआ, अभी तक हम एजीआई स्टेज पे हैं, और उसकी भी इनिशियल स्टेजेस पे हैं इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो एएसआई का आगे क्या एस्पेक्ट है, इट इज क्वांटम एआई इन लीगल प्रोसेस। क्वांटम कंप्यूटिंग आपने शायद सुना हो। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम बिट्स को यूज करके प्रोसेसिंग करता है, और इट इज बिलीव्ड एंड सेड कि जो क्वांटम कंप्यूटर अभी जो इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके फैक्ट्स इतने ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग है कि जो सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे फास्ट है, उससे भी बिलियन टाइम्स वो ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करके रिजल्ट्स दे सकता है। इट इज़ द फ्यूचर ऑफ एआई इन जुडिशरी। अब हम इसका स्कोप देख लेते हैं, स्कोप कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू जजेस, टू एडवोकेट्स एंड प्रोफेशनल्स, देन टू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस वर्क, देन फॉर स्टाफ एंड रजिस्ट्रार्स। पब्लिक को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये ऐसे, रिसर्च के अंदर यूज़ होगा, और लेजिस्लेटर भी इसको यूज़ करेंगे इन कमिंग ईयर्स। हम देखते हैं पहले, लेट्स फाइंड आउट कि एड टू जजेस, क्या क्या एड होगी जजेस को बाय एआई।
ये इट इज़ वेरी क्लियर इन इंडिया कि AI will not get such powers to deprive a judge of his judicial capacity. Judicial reasoning जो है जज की वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए. Decision making power should and must be with the judge. तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या मतलब what is the scope of AI now? Various checklist क्या होता है? जैसे हम कभी काम करते हैं, हम to do list बनाते हैं, तो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो जब हम काम कर लेते हैं तो हम उसको टिक मार्क कर देते हैं, कट कर देते हैं, राइट? तो उसको हम चेक लिस्ट भी कह देते हैं. एक वो डेवलप करना या पर्सनल एनालिसिस, जैसे हम लाइक वी स्टडी, तो हम रात को रिव्यू करते हैं कि हमने आज क्या क्या काम किए, तो वैसी रिपोर्ट बनानी, पर्सनल एनालिसिस, मतलब हमारे लिए जो जो जरूरी हैं इंसाइट्स देनी, वो वाली, वो भी एआई का काम हो जाएगा. डिसीजन टेम्पलेट्स क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं वो उसका एक फॉर्मेट होगा, लाइक कि लेट्स से कि देयर आर 100 डिसीजंस, जिसके अंदर इस ग्राउंड पे, इस फैक्ट्स के अंदर, मतलब फैक्ट्स भी एस्टैब्लिश्ड हैं और ग्राउंड्स भी एस्टैब्लिश्ड हैं और सेम फैक्ट्स हैं सब में. लेट्स से ऑल ओवर इंडिया 100 केस ऐसे मिले जिसमें सब कुछ सेम है, तो उसके अंदर डिसीजन क्या आया कि डिवोर्स वाज ग्रांटेड. तो ये एक डिसीजन का वो टेम्पलेट बन जाएगा कि ऐसा सा फैक्ट अगर आता है तो AI विल ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट अ जज कि भी ऐसा डिसीजन पहले आया, सेम फैक्ट्स आते रहे हैं, तो आप इसको ऐसे डिसाइड कर सकते हैं. हाउएवर ये जज के ऊपर है कि वेदर ही वांट्स टू गो विद इट और वेदर ही डिसेंट्स फ्रॉम इट एंड गिव्स अ अनदर डिसीजन और अ डिफरेंट डिसीजन. व्हाई इट इज सो, ये हम चैलेंज में जानेंगे कि इसका चैलेंज क्या है. Discovery and review of evidentiary documents. Right now, judges are having the power to discover and review evidence and its admissibility, right? However, जब AI आ जाएगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी और उसके जो प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है या जुडिशियल टेक्निकलिटी नहीं है कोई, तो AI वो ऑटोमेटिकली उसको एक एडमिसिबल कैटेगरी में मान के जज को प्रॉम्प्ट कर देगा, या इट इज सेफ टू रिलाई ऑन, ताकि जज का जो काम है वो थोड़ा और इजी हो जाए. हाउएवर इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी भी कंट्रोवर्शियल है. मूविंग अहेड, असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑन लॉस सफर. असेसमेंट रिपोर्ट क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि डैमेजेस देने हैं, कोर्ट देखती है कि डैमेजेस देने हैं एक पार्टी को, तो वो वेरियस पॉइंट्स असेस करती है कि हाँ इस पॉइंट्स पे इतनी इतनी कंपनसेशन रीजनेबल है और इतनी मिलनी चाहिए. कई बारी लॉस असेसमेंट होती है, डैमेज असेसमेंट होती है, कई बारी वो बाय वे ऑफ कंपनसेशन होती है. तो वो सारी असेसमेंट AI भी कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेरियस डाटाज फीड होंगे कि हाँ इन केसेस में ऐसे ऐसे हो रही है, तो वो रिकमेंड करेगा कि आप इसके अंदर इतनी कंपनसेशन दे दो. नेक्स्ट इज कि वो कॉम्प्लेक्स केसेस को बहुत ईजी करके बताएगा. हम देखते हैं कि जजमेंट्स कई बारी कई पेजेस की आती है, वो कई पेजेस की होती है. केशवानंद भारती के ऑलमोस्ट 1000 पेजेस के आसपास वो है जजमेंट. तो मतलब अगर कोई पढ़ने को बोले, आई डोंट थिंक कोई हम में से मतलब सोचेगा कि हमें पढ़नी चाहिए. However, अगर AI हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो डील कर रहे हैं, लेट्स से कि एक क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड आर्गुमेंट्स एक तरफ आ जाएंगे, उसके फेवर में आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद उनका प्रॉपर डिसीजन क्या है वो आ जाएगा, वो सारा कुछ उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो आ जाएंगी. ये एक एक इशू की वो एक चार्ट बना देगा या टेबल बना देगा, जिससे वो सारा कुछ ईजी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा काम करना. और जजेस का काम बहुत ईजी हो जाएगा, रिसर्चर का ईजी हो जाएगा, एडवोकेट्स का भी हो जाएगा, बिकॉज दिस विल बी ओपन सोर्स, ओपन डाटा. ये भी आगे डिस्कस करेंगे क्या ओपन डाटा क्या होता है. इट विल ऑल्सो मेक ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग, मतलब जज काम कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स AI विल सेंड टू सुपीरियर्स, ताकि एक चेक रहे कि जजेस आर डूइंग दिस, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, या अगर कोई प्रोसीजरल या कोई और लक्यूना है इन लीगल प्रोसेसेस तो उसको कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए या सोल्यूशन बनाया जाए. देन लास्ट एट्थ पॉइंट हमारा जो है वो है AI जजेस का. AI जजेस कई जगह पे अभी चल रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है. तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बिकॉज शुड AI जज सप्लांट, मतलब रिप्लेस अ जज, क्योंकि जो जस्टिस है इट इज़ वेरी पर्सनल इन नेचर. हर एक का डिस्प्यूट बहुत पर्सनल है, काफ़ी इंटर रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो
एआई नहीं समझ सकता, बिकॉज वो उतना ही समझेगा जितना उसके अंदर डाटा है, उससे ज़्यादा नहीं। बट वेयर एज अ ह्यूमन बीइंग वो 100 चीज़ें देखते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके इंट्यूशंस हैं, एंड देन उसके बाद एक रिफॉर्म्ड डिसीजन आता है ऑन बेसिस ऑफ लॉ कि लीगली कितना साउंड है वो डिसीजन। कमिंग बैक टू चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कैसे यूज होगी? चेकलिस्ट विल बी यूज्ड जैसे कि जज ने सेंटेंस देना है, तो उसके अंदर सेंटेंसिंग पॉलिसी जो हम कहते हैं, तो उसके अंदर हो गए वेरियस यू कैन से चेकलिस्ट की, हाँ इस बेसिस पे इतनी इतनी बनती है पनिशमेंट या फाइन इतना बनता है, तो इट विल फास्टन द प्रोसेस। रादर जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हैं या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हैं उस पे सेवरल की भी ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, तो वैसे रिकमेंडेशन होगी हाँ जज विल चेक लिस्ट यहाँ कट ऑफ की भी, हाँ यस दिस हैज बीन डन, दिस हैज बीन डन, एंड देन वो रीजन एक ऑर्डर आ जाएगा। तो इससे एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी कि भी हर जज एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहा है अपनी रीजनिंग में, जिसके मतलब जिससे सुपीरियर कोर्ट्स का भी काम कम हो जाएगा, बिकॉज एक छोटा सा जो डिसीजन है ट्रायल कोर्ट का, जो कि एक बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है इन द लेगेसी ऑफ अ केस, वो बहुत साउंड रीजनिंग पे बेस होगा इससे। सेम वे जब एसेंशियल्स ऑफ क्राइम भी देखने हैं, सेम वे वो वैसी चेकलिस्ट होगी, राइट? नाउ एडवोकेट्स को क्या क्या फायदा है? एडवोकेट्स are integral part of the Indian justice system. Why? Because advocates deliver justice. They do their best to protect their clients and उनके interests and right protect करने के लिए। और जुडिशरी का रोल भी नो कि भी उनका काम होता है जस्टिस डिलीवर करना, ठीक है? तो एडवोकेट्स के लिए रिसर्चिंग टूल्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। ऑनलाइन शिफ्ट कैसे होगा कि सिक्योर्ड अकाउंट्स विल बी गिवन टू ईच एडवोकेट, और उसके अंदर से ही दे विल फाइल रिटन सबमिशंस ऑफ प्लेंट एप्लीकेशंस या रिटन स्टेटमेंट्स या कोई भी और फॉर्म ऑफ रिटन जो उन्होंने सबमिशंस देनी है कोर्ट में। ई वकालतनामा का कंसेप्ट आ जाएगा। ई वकालतनामा इज एंड ई एफिडेविट्स आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक उनकी साइट पे वो है डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है कि इस वे में आप ई वकालतनामा एंड एफिडेविट फाइल कर सकते हो। तो ये चीज स्टैंडर्डाइज्ड हो सकती है इन होल ऑफ द इंडिया, राइट? ई एविडेंसेस इज अ न्यू कंसेप्ट नाउ। ई एविडेंस क्या होता है कि हमने एआई का वो सारा कुछ पढ़ लिया, वो देख सकता है, सुन सकता है, ठीक है, बोल भी सकता है, एक्शन भी ले सकता है, वो पैटर्न रिकग्नाइज कर सकता है, वो सब कुछ। तो एविडेंसेस भी वो इन सब इंटीग्रेशन से वो एविडेंस भी लेगा। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, तो समझो कि एआई बैठा है और वो मेरे को वीडियो भी देख रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुन रहा है, तो उसके बिहाफ पे वो रिकमेंडेशंस दे। तो इससे क्या होगा कि जो एडवोकेट्स हैं उनकी रिसर्च में क्या फायदा होगा, उनको पता होगा कि भी हाँ ऐसे ऐसे एविडेंसेस का क्या इफेक्ट आता है, या एविडेंसेस किस फॉर्म में दें, या क्या फॉर्मेट रखें, या कैसे बोला जाए, वो सारी एनालिसिस जो है वो उनको मिल जाएगा। रिसर्च के अंदर क्या हो जाएगा कि वाइड रेंज ऑफ डाटा विल बी अवेलेबल। राइट नाउ कोई मनु बात्रा यूज कर रहा है, कोई चावला पब्लिकेशंस यूज करता है, कोई एससीसी ऑनलाइन यूज करता है, या एनी अदर, ठीक है? तो वो चीज अब शिफ्ट होके एक गवर्नमेंट ग्रिड बन जाएगा, गवर्नमेंट जो डाटा बन जाएगा कि वो सबको अवेलेबल होगा, तो वो रिसर्च करनी बहुत इजी हो जाएगी। और आप जो फी मतलब पे करते हैं फॉर दीज सॉफ्टवेयर वो बेसिकली बच जाएगी। जो नए एडवोकेट्स हैं वो उनके लिए फायदेमंद है, बिकॉज उनको भी इसके ऊपर असेस मिल जाएगा। देन सिर्फ यही नहीं है कि उनको सिर्फ डाटा मिलेगा, उनको उसके ऊपर एनालिसिस भी मिलेगा। उनको ये भी रिकमेंड होगी कि आपका अगर ये केस है तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, यू मस्ट सी, यहाँ ये सेक्शंस एप्लीकेबल हैं। इन प्रेजेंट दिस जो .2 का डी पार्ट है, स्पॉट ड्राफ्ट केस, माइनियर लॉ, ये सारे जो हैं दीज आर यूजिंग एनएलपी इन इंडिया, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म कह देते हैं। वेरियस की वो कीवर्ड रिसर्चेज होती हैं या ये वो, तो ऐसे ये रिसर्च टूल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडवोकेट्स एंड इवन फॉर जजेस। टेम्पलेट्स होते हैं जो हमने पहले के टेम्पलेट्स का हमने पहले भी डिस्कस किया जजेस के लिए, बट नाउ टेम्पलेट्स विल बी टू हाउ टू ड्राफ्ट, कैसे प्लेन कैसे ड्राफ्ट करनी है, एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है, वो सारा कुछ, या कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे ड्राफ्ट करनी है। लेट्स से एक लीज डीड बनानी है तो उसका टेम्पलेट होगा, आपने सिर्फ नाम डालने हैं जिसके अंदर, और वो सारा अपने आप अपना बना देगा। आप एक्स्ट्रा उसके अंदर चीज़ें कंडीशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जिसमें, तो ऐसे काम करेगा। इनोवेशन इन सर्विसिंग,
इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट्स की को सर्विस देना एडवोकेट का यू कैन से प्रेरोगेटिव है, because in the end they are answerable not only to judge or to their legal profession but also to the client. तो इनोवेटिव कैसी होगी, ऑनलाइन हो सकती हैं, फास्ट हो सकती हैं, नोटिफिकेशंस हो सकती हैं। तो इसमें में उसके अंदर इनोवेशंस नई नई आएंगी जैसे जैसे एआई इंटीग्रेट होता रहेगा। पब्लिक को क्या क्या फायदा है, हाउ एड टू पब्लिक का क्या, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एड टू पब्लिक, राइट। तो सबसे पहली चीज है कि भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी बेनिफिट, क्योंकि उस हर एक को असेस मिल जाएगा ऐसी इंफॉर्मेशन। इसके इंफॉर्मेशन पोर्टल बनेंगे, रादर एक न्यू कंसेप्ट आएगा रिमोट टेस्टिमनीज का। रिमोट टेस्टिमनीज हम 2 मिनट तक डिस्कस करते हैं, पहले हम देखें कि बेनिफिट क्या क्या होगा। बेनिफिट क्या होगा कि जैसे हम लैपटॉप या किसी फ़ोन पे बैठे हैं या कहीं पे इंटरनेट पे साइबर कैफे में बैठे हैं, तो हम असेस कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। तो हमारा एक्सपेंसेस बचेगा, टाइम सेव होगा, हमें बार बार एडवोकेट के पास या बार बार कॉपिंग करनी, ये करनी, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, लेट्स से कि किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड लेके आना है, तो वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा कुछ, विच इज़ अनदर डिसिप्लिन ऑफ दिस AI इन जस्टिस सिस्टम। क्योंकि जो जो असेसरी या यू कैन से जो जो और डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर भी ये प्रोसेसेस इंटीग्रेट होने शुरू हो जाएंगे, जिससे सारा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्ट फी सबमिशंस, जैसे हम पेटीएम करते हैं, तो सोचो कि हम पेटीएम से ही फी भी पे कर दें, या कोई भी हमारा बॉन्ड देना है या कुछ देना है, बेल बॉन्ड देने हैं या सिक्योरिटी देनी है, तो वो सारा कुछ हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगेन अ न्यू थिंग। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, राइट, तो इसके अंदर कई ऑनलाइन मीडिएशन सेंटर सेटअप हुए हैं, कई और ऑनलाइन कंसल्टेशन सेंटर सेटअप हुए हैं, आर्बिट्रेशन ऑनलाइन होने लग पड़ी है। तो दिस इज द न्यू थिंग। ऐसे ही ऑनलाइन लीगल एड भी मिला करेगी। इंफॉर्मेशन पोर्टल, तो पोर्टल क्या चीज़ होता है, पोर्टल इज अ यू कैन से अ विंडो या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पोर्टल जिसके अंदर वेरियस डाटा लिंक होते हैं। तो लेट्स से कि हमने एक केस ढूंढना है, उसके अंदर जितनी भी साइटेशंस हैं वो सारी उसके अंदर लिंक है, तो वो एक पोर्टल हो गया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पोर्टल हो गया कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल में है। तो वो कैसे होगी, नाउ द इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू पब्लिक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज जो उनको समझ आ जाए, और वो लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो सकती है, और वो लीगल एडवाइस भी दे सकते हैं। जैसे चैटबॉट्स हो गए या कुछ और ऐसा हो गया, तो वो लीगल एडवाइस भी दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ अगर आपका ये इशू है आप ऐसे ऐसे करें। जैसे हम कोविड के दौरान देख रहे हैं कि भी वो जो कोविन ऐप है या आरोग्य सेतु ऐप है, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि हाँ अपना टेस्ट लो, वो बॉट होता है वहाँ पे, आपने आपको ये है, आपको ये आपको कफ आ रही है, आपको ये आ रहा है, आपको वो आ रहा है, देन वो असेस करके बता देता है कि नहीं यू आर इन रिस्क और आउट ऑफ रिस्क। तो वैसे ही एडवाइस, लीगल एडवाइस भी दी जा सकती है। इसी के साथ रेमेडीज भी बताई जा सकती हैं, गाइडेंस दी जा सकती हैं कि क्या क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो, वेरियस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। और नॉट ओनली दिस, एक प्लेटफॉर्म बन सकता है कि भी हाउ टू कॉन्टेक्ट अ लॉयर, एक लॉयर टू कॉन्टेक्ट। जैसे हाई कोर्ट्स के अंदर एक बुकलेट आती है कि वहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से लॉयर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही समझो ऑनलाइन भी हो, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि हाँ क्रिमिनल के कौन से हैं, इसके कौन से हैं, या स्पेसिफिकली यू वांट कि भी कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज हो किसी का, तो वो वाले फील्ड के कौन से लॉयर्स हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये बहुत पर्सनलाइज्ड वे से दी जाएगी। हाउ, बाय वीडियो ट्यूटोरियल्स दी जा सकती है, बाय चैटबॉट दी जा सकती है, ईमेल के थ्रू दी जा सकती है, ये टेलीफोन हॉटलाइंस के थ्रू दी जा सकती है। तो ऐसे होगा। रिमोट टेस्टिमनीज, टेस्टिमनी क्या होता है कि हम कोर्ट के सामने कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम डिपोज कर रहे हैं कुछ, उसको हम टेस्टिमनी कह देते हैं जनरली, राइट। तो रिमोट टेस्टिमनी मींस दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, बट आप अपना आपको टेस्टिफाई कर दोगे। कैसे, एक सेफ सिक्योर्ड गेटवेज के थ्रू, सेफ प्लेसेस विल बी सेटअप, लेट्स से एनजीओस के साथ सेटअप होगा कि भी कि आप यहाँ पे जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस या कैसे भी इन द कोर्ट, जो कई फार ऑफ प्लेसेस पे है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिमोट टेस्टिमनी। ये भी अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे अभी सोच ही रहे हैं, बट अभी तक इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जजेस को भी कई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने होते हैं कि कोर्ट, वेरियस कोर्ट्स जो उनके अंडर हैं वो उनको सुपरवाइज करना, उनका काम देखना,
और यू कैन से कि और कई काम होते हैं, जैसे कि कई छोटे छोटे ऑर्डर्स देने, स्टाफ को देखना, वटेवर, वो सारा कुछ। तो इसमें क्या बेनिफिट होगा एआई का? एआई जो होगा वो ई फाइलिंग में यूज होगा, एक्टिव केस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होगा, कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर करेगा वो इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, सॉरी नॉट टू पब्लिक, टू पार्टीज, क्योंकि पार्टीज आर ऑब्वियसली द स्टेक होल्डर्स, तो वो पार्टीज को इन्फॉर्मेशन देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं कि रैंडम रोस्टर्स क्रिएट होंगे, जैसे हम देखते हैं हाई कोर्ट के अंदर रोस्टर्स क्रिएट होते हैं जजेस के, कि भी सर्टन काइंड ऑफ केसेस विल बी डेल्ट विद बाय सच एंड सच जस्टिस। तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, मतलब कोडिंग हो जाएगी, हाँ ऐसा केस है तो इन जजेस को देना है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप जाएंगे, तो ये वाला काम कम हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक एलोकेशन ऑफ बिजनेस की भी मेकिंग ओवर जो केसेस है वो ये हो जाएगा इजी। जैसे सीजीएम अगर अलॉट कर रहे हैं केसेस जेएमआईसी या जेएम सेकंड क्लास को, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन आ जाएगी। सेम वे कमिटल्स भी हैं, लेट्स से कि हाँ कमिट करना है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, तो एआई विल डिटेक्ट कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, तो कोर्ट को सिर्फ यस करना है, या ऑटोमेशन भी हो सकती है कि सीधा ही कमिट हो जाएगा वो केस। फिर से हम एक बार सारे उनको गो थ्रू करें थोड़ा सा डिटेल में। ई फाइलिंग के अंदर क्या होगा, शेड्यूलिंग ऑफ केसेस जो है वो इजी हो जाएगी। जजेस आप देखते हैं शेड्यूल करते हैं कि हाँ बेल वाला मैटर है इस दिन को रखना है, और जो बाकी एविडेंसेस वाले मैटर हैं तो वो वैसे वैसे रखने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो शेड्यूलिंग करेंगे, जिस हिसाब से ऑटोमेटिकली कॉज लिस्ट भी आ जाएगी। और ये सारा कुछ कैसे होगा, जब कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर्स हों, तो मतलब कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर से सारा कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव केस मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट क्या है कि पूरा जो केस है आपका कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसके अंदर वेरियस टाइमलाइंस क्रिएट होंगी कि केस कौन सी स्टेज पे है, कौन सी प्रोसीजरल स्टेज पे है, और टाइम कैलकुलेशन की कितना रहता है कि लेट्स से कि जैसे हम देखते हैं ना कई बार कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, तो एक जनरल आइडिया होगा कि हाँ ऐसा सा केस इतनी देर में होता है, तो आपके पास कितना टाइम बचा है। कि लेट्स से कि हाँ अभी समझो कि एक केस को 3 साल लग रहे हैं या 2 साल लग रहे हैं, तो वो बता देगा अभी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल और पड़ा है, या आधा साल और पड़ा है, तो उस हिसाब से। और ऐसे ही क्या होता है कि अलर्ट सिस्टम्स भी हो जाएंगे कि हाँ इतना टाइम हो गया, अब आपको ये फाइल करनी है, जैसे लिमिटेशन आ गई आने वाली है, तो आपको ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, आपने करनी है तो आप कर दो। ठीक है, तो ये एक फायदा हो जाएगा। ये पब्लिक को भी फायदा है, ये क्या कहते हैं, जजेस को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेशन होगी तो जजेस को भी पता है उनको क्या क्या ऑर्डर्स कब कब पास करने हैं। लाइक इतने ज़्यादा प्रोविजंस हैं और वेरियस स्पेसिफिक यू कैन से टॉपिक्स हैं या मैटर्स हैं जो जिसका नहीं भी पता होता कई बार, तो वो अपने आप प्रॉम्प्ट करेगा। तो ये बहुत एक इनोवेशन होगी जिससे हमारी जस्टिस डिलीवरी जो है वो बहुत एक्यूरेट हो जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट की की हाँ कि डेली जो केसेस लग रहे हैं वो कितने प्रोग्रेस पे हैं, इस केस के अंदर ये प्रोग्रेस होगी, तो वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा। कोई ब्रीच होने वाला है, लेट्स से कि उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया उसका ब्रीच होगा, तो वो प्रॉम्प्ट कर देगा एआई कि भी हाँ आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करो, या आप स्टे ऑफ शूट कर दो, या स्टेटस को कर दो, या आप प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कर दो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो रिकमेंड करता रहेगा एआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंटेलिजेंट फिल्टरिंग, जितने भी केसेस हैं आपने देखा है कि हाँ चलो ऐसे है ऐसे है, हमें पता नहीं लगता कि इस पे क्या है किस पे क्या है, बड़ा हैफजर्ड सा हमें पता लगता है कि कॉज लिस्ट में कि क्या क्या चीज़ क्या और कौन कौन से केसेस की क्या क्या स्टेज चल रही है, जो कंसर्न पार्टीज हैं उन्हीं को पता होता है। तो फिल्टरिंग में क्या होगा, हर चीज़ को हम फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स से कि आज एविडेंसेस पे कितने केसेस हैं, बेल पे कितने हैं, या एक्सेट्रा, इस बेसिस पे, या कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, या कह लो कि अगर हम ट्रायल कोर्ट की बात करें तो सिविल केस है, क्रिमिनल केस लगा है, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ कह लो डेथ का कोई केस है, वैसे तो वो चलो डीआरटी में जाते हैं, एनी हाउ मतलब ऐसी चीज़ें वो फिल्टर करेगा। प्रायोरिटाइजेशन भी इसके भी पे होगी और नोटिफाई भी हो जाएगी जजेस के, हाँ है ऐसे ऐसे आपको आज ये चीज़ें करनी। कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाएगी बिटवीन कोर्ट्स, क्योंकि वो भी ऑनलाइन हो जाएंगी, बिटवीन कोर्ट्स एंड लॉयर, क्योंकि वो भी सिक्योर्ड गेटवेज के थ्रू हो जाएगी। तो ये बहुत बेनिफिट है। कई बार होता है कि भी हमें नोटिस नहीं टाइम से पहुंचा, या हमें ये वाली बात पता ही नहीं लगी, तो वो चीज़ इसके थ्रू वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे जज को सर्टिफाई करना देखना पड़ता है कि वेदर पुलिस वालों ने बता दिया था एक्यूज्ड को
कि भी उसके ग्राउंड्स क्या थे ऑफ कमिटिंग द अरेस्ट करने के क्या ग्राउंड्स थे, किस किस को इन्फॉर्म किया, उसकी एंट्री हुई या नहीं हुई, ये एआई के थ्रू हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कोई जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये देखना है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं तो यस फुलफिल्ड, तो वहाँ पे अपने आप टिक मार्क आ जाएगा। तो जजेस का काम यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत ईजी हो जाएंगी। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पार्टीज, जैसे कि पार्ट यही वाली जो अभी मैंने बात की, ये भी ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन है। पार्टी को पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी हैं, और जज को भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्लरिकल जो काम है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ही सारा कुछ जा रहा है। किसी क्लर्क को मतलब लेट्स से स्टेनो को या अपने स्टाफ को नहीं बोलना ये सारी चीज़ें कि आप ये करो। सेम वे एक ऑटोमेटिक डिलीवरी सिस्टम हो जाएगा इससे। अब बाकी हमने चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छे से कर ली डिस्कस। नेक्स्ट, एड टू स्टाफ और ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हमने देखते हैं कि स्टाफ और ऑफिसर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन अ कोर्ट सेटअप, राइट। तो स्टाफ के अंदर भी कम्युनिकेशन जो होगी वो भी ऑनलाइन हो जाएगी, सिक्योर्ड गेटवे से, ईमेल बॉक्सेस के अंदर। रेपिटेशन कम हो जाएगी, वो कैसे, क्योंकि रजिस्टर्स जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गए, उनकी अपग्रेडेशन, उनकी क्या लो कंपाइलेशन और उसका असेस बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि लेट्स से कि क्लर्क वांट्स टू गो होम एंड उसका भी काम पड़ा, ही कैन नॉट, बट लेट्स से कि वो घर चला गया, तो घर जाके भी वो अपना काम कर सकता है, या थोड़ी देर बाद भी वो कर सकता है, कि मतलब उसको बार बार आना नहीं पड़ेगा कोर्ट में। तो इट इज़ वेरी इजी कि भी हर एक का काम इजी होता रहेगा, तो जिससे माइंड भी ऑब्वियसली हर एक का बेटर काम करेगा, बिकॉज वी हैव विल हैव असेस रैम इन आवर माइंड टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, और जो एंट्रीज वगैरह वो ऑब्वियसली ऑनलाइन हो जाएंगी सारी। ई फाइलिंग का सिस्टम अगेन हमने वैसे काफ़ी बार पढ़ लिया, ई फाइलिंग आई नो सारे सबको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ये ई फाइलिंग वाला, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर स्टेज पे और हर लेवल पे इफेक्ट करता है वेरी डिफरेंटली। तो ऑटोमेशन जो है वो इसमें भी आएगी, जो केस फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी, जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी कंप्यूट होगा ऑटोमेटिकली, और उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्शन या कंफर्मेशन विल बी फाइल्ड। और ये रजिस्ट्रार्स का भी काम कम कर देगा, क्योंकि रजिस्ट्रार्स को भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ता है, तो वो भी ऑटोमेटेड काफ़ी हद तक हो जाएगा। एक नया कंसेप्ट इससे आता है कि हम देखते हैं कि लिमिटेशन जो है वो लास्ट मिनट, आई मीन टू से कि लेट्स से कि फाइलिंग जो है लास्ट मिनट तक जा सकती है। लेट्स से आज रात के 12 बजे तक आप किसी एप्लीकेशन का लिमिटेशन है, तो आपको ऑब्वियसली घंटा पहले 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। तो लेट्स से कि आपने ड्राफ्ट कर रखी है, तो आप लास्ट मिनट के भी नहीं, लास्ट सेकंड पे भी आप वो फाइल कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होगी। आपने क्लिक किया लेट्स से कि 11:59 पे, और वहाँ पे वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ऐसे होगा। नेक्स्ट इज कि मोटर व्हीकल एग्जांपल एक छोटा सा देते हैं इसका, कि मोटर व्हीकल कंपनसेशन जैसे है, तो इसके अंदर कई जैसे इंश्योरेंस फाइल करना पड़ता है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सन की हेल्थ फिटनेस दिस एंड दैट, या वो सारा जो कह लो कि लीगल फॉर्मेलिटीज है वो होती है। इस सब का असेसमेंट रिपोर्ट भी एआई ही बनाएगा, जिससे बहुत जल्दी डिस्पोजल होगा केसेस का। ऑलमोस्ट सारे केसेस के अंदर ऐसी ऐसी कई कई चीज़ें हैं जो ऑटोमेशन में आ सकती है। नाउ एक टू रिसर्च वर्क, आपने हम अभी तक देख लिया जजेस पे, जजेस को यूज में आता है, एडवोकेट्स रिक्वायर दिस वर्क, देन रिसर्चर्स डॉक्टरेट जो डिग्री कर रहे हैं या एलएलएम कर रहे हैं उनको रिसर्च वर्क यूज होता है। जो कह लो कि एलएलएम या एलएलबी डिग्रीज कर रहे हैं उनको भी रिसर्च वर्क में जरूरत पड़ती है, लेजिस्लेचर को पड़ती है, लॉ कमीशन को रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा कुछ बहुत ईजी होगा। कैसे? क्योंकि सारा कुछ एल्गोरिदम के बेसिस पे होगा, जिसके अंदर देर विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी यू कैन से इजी ब्रीफ्स, और उसके अंदर डिफाइन करेंगे, वहाँ पे डेफिनेशन भी होंगी। लेट्स से कि आप एक जजमेंट पढ़ रहे हैं, आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं याद आ रहा, तो आपने अपना माउस उस पर होवर किया, वहाँ पे उसका रेलेवेंट सेक्शन आ जाएगा कि हाँ इसका ये मीनिंग है। ठीक है, लेट्स से कि वो चीज़ डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं डिफाइन है तो उस वर्ड की डेफिनेशन अगर किसी केस में दी गई है जो कि लैंडमार्क जजमेंट है या जो अभी प्रेवलेंट है, वो भी वहाँ पे दिख जाएगी। तो जिससे रिसर्च वर्क बहुत ईजी हो जाएगा हमारा। ये सारा जो डाटा है ये ओपन डाटा होगा। ओपन डाटा हमने अर्लियर भी डिस्कस किया। ओपन डाटा क्या होता है? ओपन डाटा मीन्स अ डाटा विच इज ओपन टू पब्लिक। हालांकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज इट मे वायलेट
लॉट मेनी थिंग्स, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स होती हैं दिस एंड दैट। तो इसके ऊपर भी अभी रिसर्च यहाँ चलो कि प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ सिस्टम या सेटअप इज वेरी नेसेसरी। इसके एग्जांपल हैं इंश्योरेंस, बैंकिंग और एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर ये चीज़ें यूज हो सकती हैं। लीगल बॉट्स, बॉट्स का मतलब है रॉबर्ट्स। बॉट्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रॉबर्ट्स, ठीक है। तो लीगल रॉबर्ट्स हैं वो यूज हो सकते हैं टू केटर सच नीड्स। लेट्स से कि आप कोर्ट में जा रहे हो तो बाहर एक बॉट खड़ा हुआ है, तो आप उससे बातें पूछ लो, जो हम बातें क्लर्क से जाके पूछते हैं या स्टेनो से जाके पूछते हैं, तो उसके उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये मतलब कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। वैसे 1 मिनट रह गया, वी शुड आई एम जस्ट मतलब फिर से हम रीजॉइन करते हैं, थोड़ा सा ही रह गया, या लेट्स रीजॉइन वन सेकेंड।